ओके, तो आज हम शुरू करते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि हर्निया का मतलब क्या होता है। हर्निया का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डायाफ्राम है, ये हमारा ईसोफेगस है जो कि ऊपर से नीचे आता है, और ये हमारा स्टोमक यहाँ पे बन जाता है। तो ऊपर की जो कैविटी है यहाँ पे ना हमारे दो लंग्स होते हैं। ये जो लंग्स यहाँ बना दिए हैं, ये दो लंग्स होते हैं। तो इस कैविटी को हम नाम देते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। और ये जो लंग्स होते हैं कवर होते हैं रिब्स से, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। और जो नीचे वाली कैविटी होती है जिसमें स्टोमक होता है, उसे हम नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ऑलराइट। तो जो पेरिटोनियल कैविटी से अगर स्टोमक अपनी पेरिटोनियल कैविटी से किसी दूसरी कैविटी में शिफ्ट होता है, या बॉडी का कोई भी ऑर्गन अपनी कैविटी से दूसरी कैविटी में शिफ्ट होता है, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया की, तो डायफ्राम जो कि थोरैसिक और पेरिटोनियल कैविटी को डिवाइड कर रहा है, तो पेरिटोनियल कैविटी से अगर स्टोमक थोरैसिक कैविटी की तरफ मूव करता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ डायग्राम, ड्यू टू होल इन द डायग्राम, तो उसे हम कहते हैं कि डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया। ओके, तो यही हमारा आज का टॉपिक है, डायफ्रामेटिक हर्निया। तो डायफ्रामेटिक हर्निया दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंजेनाइटल हर्निया और एक होता है एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हर्निया। तो कंजेनाइटल हर्निया वो होता है जो बच्चों में जेनेटिकली प्रेजेंट होता है, या यूँ कहे बच्चों में जन्मजात होता है। एक्वायर का मतलब होता है कि जो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, या किसी ने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, उसकी वजह से अगर उसे हर्निया होता है तो हम उसे एक्वायर्ड हर्निया बोलते हैं। और इसमें जो हाइटल हर्निया है, हाइटल हर्निया का मीन्स है ये भी एक्वायर होता है। एक्वायर का मीन्स और ये बाद में लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ के बाद होता है, ये जन्मजात प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हाइटल हर्निया का मतलब होता है कि जब डायफ्राम में वीकनेस की वजह से, कि कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन डायफ्राम क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, उसकी वजह से पेरिटोनियल कैविटी से स्टोमक आपका शिफ्ट कर गया है या मूव कर गया है थोरैसिक कैविटी की तरफ, इसे हम हाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया के नाम से जानते हैं। तो कंजेनाइटल हर्निया हमारे चार तरीके के होते हैं: सेंट्रल हर्निया, पोस्टीरियर लैटरल हर्निया, रेट्रो एक्सटर्नल हर्निया, पोस्टीरियर हर्निया। अब इसमें ये LLR मैंने ये लिखा है, जिसमें L का मतलब है लेफ़्ट और R का मतलब राइट। जो सेंट्रल और पोस्टीरियर लैटरल हर्निया होते हैं वो लेफ़्ट साइड ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे MCQs में पूछा जाता है कि सेंट्रल हर्निया, पोस्टीरियर हर्निया कौन सी साइड में होते हैं। अगर हर्निया राइट साइड में हुआ है डायफ्राम का, तो वो कौन सा हर्निया होता है, तो वहाँ आपको ये याद रखना है कि राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ रेट्रो एक्सटर्नल हर्निया याद होता है। आप याद रखेंगे कि R फॉर रेट्रो एक्सटर्नल, R फॉर राइट, तो यहाँ से याद रखेंगे सेंट्रल और पोस्टीरियर लैटरल हर्निया लेफ्ट में होता है, और पोस्टीरियर हर्निया को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जाता और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं। तो सेंट्रल हर्निया काफ़ी रेयर होता है, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। तो ड्यू टू रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेनस डायफ्राम इन द रीजन ऑफ लेफ्ट डो, जो फीटस होता है, तो फीटस में ऐसे और डायफ्राम की मेम्ब्रेनस कैविटी होती है, उस मेम्ब्रेनस कैविटी में अगर रप्चर होता है, उसकी वजह से जब हमारा स्टोमक मूव कर जाता है फीटस में, और जब हमारा स्टोमक इस तरीके से मूव कर जाता है, ये स्टोमक यहाँ मूव कर गया, तो इसे हम नाम देते हैं सेंट्रल हर्निया, जो कि काफ़ी रेयर होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन ये बच्चों में ही होता है, क्योंकि कंजेनाइटल है तो कंजेनाइटल चीज़ें ज़्यादातर बच्चों में ही देखी जाती हैं, क्योंकि जन्म के दौरान होती हैं। सेकंड हमारा है रेट्रो एक्सटर्नल हर्निया। रेट्रो एक्सटर्नल हर्निया मोर कॉमन राइट साइड में होता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। एंड इसे हम ये होता है फोरामेन ऑफ मॉर्गानी। अब यहाँ पे समझेंगे कि फोरामेन का मतलब क्या होता है। और फोरामेन एक
कैविटी होती है, और एक कैविटी होती है, जैसे आपने सुना होगा कि स्कल में एक फोरामेन होता है, और ये आपका जो स्कल है इसमें एक फोरामेन होता है जिससे नर्व वेसल्स सारी निकलती हैं। ऐसे ही और फोरामेन एक बन जाता है डायाफ्राम में, जो ये आपका डोम शेप डायफ्राम होता है, इसमें एक फोरामेन बन जाता है, जहाँ से जो आपका पेरिटोनियल कैविटी है जिसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन रहते हैं, ये मूव कर जाते हैं आपकी थोरेसिक कैविटी में, जहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस डिफॉर्मिटी को नाम देते हैं हम रेट्रोस्टेनल हर्निया। यह इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने की, कि रेट्रोस्टेनल हर्निया जो है इसे मोरगानी हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एमसीक्यू पूछा जाता है तो मोरगानी हर्निया टर्म यूज़ करा जाता है रादर देन रेट्रोस्टेनल हर्निया। और कभी कभी ये लेरी स्पेस टर्म भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मोरगानी फोरामेन ऑफ मोरगानी है, तो ये स्पेस है जिससे मूव करता है, उसे लेरिस स्पेस भी कहते हैं। लेरिस साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे ये दिया गया है, तो लेरिस स्पेस के नाम से भी ये जाना जाता है। तो एमसीक्यूज़ में रेट्रोस्टेनल मोरगानी ना दे करके लेरिस स्पेस हर्निया भी दे सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ पोस्टीरियो लैटरल हर्निया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हर्निया। सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है पोस्टीरियो लैटरल हर्निया, जो कि लेफ़्ट साइड में होता है मोर कॉमनली, और सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है, 80% तक बच्चों में यही देखा जाता है। और जैसी कैविटी हमने यहाँ पढ़ी थी कि फोरामेन ऑफ मोरगानी कैविटी होती है डायफ्राम में, ऐसे ही एक फोरामेन ऑफ बोकडेलिक नाम की कैविटी होती है, जिससे हमारा स्टोमक इंटेस्टाइन पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट मूव करता है थोरेसिक कैविटी में, तो वो इसी फोरामेन से मूव करता है। तो इसलिए इसको बोकडेलिक हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि मोरगानी हर्निया के नाम से रेट्रोस्टेनल हर्निया जाना जाता है। तो बोकडेलिक हर्निया टर्म काफ़ी बार एमसीक्यूज़ में यूज़ किया जाता है, पोस्टीरियो लैटरल हर्निया से बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये टर्म यूज़ ना करके ये टर्म एग्जामिनर यूज़ कर लेता है बोकडेलिक हर्निया। तो आपको याद रखना है कि बोकडेलिक हर्निया पोस्टीरियर लैटरल हर्निया को ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सिचुएटेड होता है पेरीफेरी ऑफ डायग्राम इन द रीजन ऑफ अटैचमेंट 10th to 11th। पेरीफेरी का मतलब क्या है, जैसे ये आपका डायफ्राम है, तो इसकी जो पेरीफेरी है इस चीज़ को यहाँ डिनोट किया गया है कि ये पेरीफेरी पे सिचुएटेड होता है, यानी वहाँ पे एक फोरामेन बन जाता है जहाँ से आपके पेरिटोनियल कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं वो मूव करते हैं, और इसे प्लीरोपेराइटल हाइटस के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलोगे कि हाइटस तो एक्वायर्ड में था, लेकिन हाइटस का एक टाइप कॉन्जेनाइटल में भी होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर ये प्लीरोपेराइटोनियल हाइटस नाम यहाँ यूज़ किया जाता है कभी कभी पोस्टीरियो लैटरल ना दे करके, तो आपको क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा कि अगर प्लीरोपेराइटोनियल हाइटस यूज़ किया गया है तो वो पोस्टीरियो लैटरल हर्निया से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये हर्निया बच्चों में सबसे ज़्यादा डेथ कराता है, और बच्चों को पैदा हो जाते हैं जब बच्चे जन्म ले लेते हैं, उसके बाद में 24 to 48 आवर्स के अंदर हमको सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। मतलब बच्चे के एट द टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं करते, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ के कुछ फ्यू आवर्स में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हमने 24 और 48 आवर्स के बीच में सर्जरी नहीं करी तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में फ्यू आवर्स के अंदर बच्चों की सर्जरी करनी पड़ती है। और बच्चों की डेथ किस वजह से होती है, इस हर्निया की वजह से बच्चों की डेथ कैसे होती है, क्योंकि जो हमारे जैसे ये देखिए डायग्राम से शो करते हैं, ये हमारा है इसोफेगस, ये हमारा है स्टोमक, ये यहाँ से डायफ्राम, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। ओके, तो जब हमारा स्टोमक वाला पार्ट हर्निएटेड होकर के थोरेसिक कैविटी में जाता है तो ये लंग्स ना छोटा होता जाता है। जब भी कोई ऑर्गन छोटा होता है तो हम उसे नाम देते हैं हाइपोप्लाजिया,
ये टर्म आपको याद रखना है। हाइपोप्लाजिया का मतलब है श्रिंकिंग ऑफ एन ऑर्गन या श्रिंकिंग ऑफ ए और टिश्यू, जिसे हम नाम देते हैं हाइपोप्लासिया। तो लंग्स का हाइपोप्लासिया होने लगता है, यानी लंग्स श्रिंक होने लगता है। और जब थोरेसिक कैविटी में लंग्स श्रिंक होने लगता है तो बच्चा जब रेस्पिरेट करेगा, ब्रीदिंग करेगा, तो वो पूरे तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, और जिसकी वजह से पूरे तरीके से क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उसे हाइपोक्सिया हो जाएगा, उसके नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, एक्सीमिया शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं मिली, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली। और इसका जो कॉज होता है वो होता है एब्डोमिनल विशर। एब्डोमिनल विशर मीन्स अगेन कि जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, आपका स्टोमक है, आपका इंटेस्टाइन है, वो चला गया है थोरेसिक कैविटी में और पूरा फिल हो गया है थोरेसिक कैविटी में। और मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ़्ट साइड में ये होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हार्ट भी प्रेजेंट है, तो ये सारा कुछ राइट में शिफ्ट होता जाता है और थोरेसिक कैविटी और लंग्स कैविटी श्रिंक होती आती है, स्मॉल होती आती है, जिसके लिए हमें रिक्वायर होती है इमरजेंसी ऑपरेशन की। अगर ऐसा नहीं होता है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर, तो बच्चे की जो बच्चा बर्थ किया है उस बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर लेता है, बच्चे को सांस नहीं प्रॉपर मिलती है, क्योंकि उसके लंग्स इतने ज़्यादा यूँ कहें कि इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है, और जब सांस नहीं लेगा तो उसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर हर्निया की। ओके, तो पोस्टीरियर हर्निया क्या होता है? पोस्टीरियर हर्निया फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम देखिए, और जैसे यहाँ देखते हैं ये आपका डायफ्राम है, तो इस डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट है, जो इस डायफ्राम का पीछे का पार्ट है, वहाँ से ये हर्निया स्टार्ट होता है। इसमें जो टर्म यूज किया गया है क्रस, क्रस का मतलब हम समझ सकते हैं कि इसकी जो क्रस होते हैं वो डायफ्राम को ना, आपकी जो लंबर स्पाइन होती है, जो लंबर आपकी स्पाइन होती है उससे जोड़े रखती है आपके डायफ्राम को पोस्टीरियर साइड में। क्योंकि एक तो डायफ्राम का एंटीरियर पार्ट हो गया जो कि आपकी चेस्ट की तरफ है, एक डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट होता है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम की साइड में होता है। तो डायफ्राम पीछे की तरफ लंबर स्पाइन से लगा हुआ होता है, और उसको जो लगाए रखता है, वो जो लगाए रखता है उसे हम बोलते हैं क्रस या क्रूरी भी कभी कभी हम इसे बोलते हैं। ये इसका एक सिंगुलर या प्लूरल टर्म है, इसकी ये शब्द थोड़ा बदल जाते हैं, क्रस और क्रूरी दोनों इसके लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो क्रस होता है ये टेंडन्स और लिगामेंट्स का बना होता है, जो कि इसे पीछे की साइड जोड़े रखता है, और ये बना होता है क्योंकि ये एक मसल है, तो जाहिर सी बात है टेंडन से बनी होती है, और लिगामेंट के ज़रिए ये और पीछे का जो बोनी स्ट्रक्चर होता है आपका लंबर स्पाइन का, उससे ये जुड़ा होता है। जब ये जुड़ा नहीं होता है या ये एब्सेंट होते हैं तो पीछे का जो पोर्शन है वो ओपन रहता है, और जब पीछे का पोर्शन ओपन रहता है तो पेरिटोनियल कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं, स्टोमक, इंटेस्टाइन है, वो मूव करने लगते हैं चेस्ट की तरफ, जिसकी वजह से पोस्टीरियर हर्निया हो जाता है। ओके, तो ये हमने बात कर ली पूरा कंजेनाइटल हर्निया की, जो कि बच्चों में जन्म के ही दौरान प्रेजेंट होंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ दीज हर्नियाज आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर हर्निया की। एक्वायर हर्निया वो हर्निया होता है जो कि हमें आफ्टर बर्थ मिलता है। आफ्टर बर्थ माने तो किसी ट्रॉमा से मिलेगा या फिर कोई इंजरी से मिलेगा। तो जैसे ट्रॉमेटिक हर्निया मेनली बुलेट इंजरी से होता है, बुलेट इंजरीज से होता है जैसे, और रोड एक्सीडेंट्स में भी ये काफ़ी कॉमन है, देखा जाता है। हाइटल हर्निया, कंजेनाइटल हर्निया और एक्वायर्ड। हाइटल हर्निया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड हर्निया जब डायफ्राम की वीकनेस हो जाती है ड्यू टू वीकनेस ऑफ डायाफ्राम, जब डायफ्राम की वीकनेस होती है तो डायफ्राम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो पेरिटोनियल कैविटी का जो प्रेशर लगता है थोरेसिक कैविटी की तरफ, उससे और सहन कर ले, सीधा बोलें तो वो ऑर्गन्स जो मूव करेंगे
तो उसकी वजह से आपको हर्निया होगा, उस हर्निया को हम बोलेंगे हाइटल हर्निया। और अगर ये कंजेनाइटली ही है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही है, तो हम इसे बोलेंगे कंजेनाइटल हाइटल हर्निया ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ एन एम्ब्रियोनिक पेरिटोनियल प्रोसेस इन द पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक। और जब बेबी फीटस होता है ना, तो ये मैं दिखाता हूँ थोड़ा, ये उसके लंग्स है, ये उसका डायफ्राम है, तो ये मेम्ब्रेनस डायफ्राम होता है जब बेबी फीटस होता है, ये उसका स्टमक होता है। तो जब बेबी और फीटस, जैसा कि हमने पढ़ा, एम्ब्रियोनिक पेरिटोनियल प्रोसेस इन द पोस्टीरियर मीडिया स्टर्नम, एम्ब्रियोनिक प्रोसेस और पेरिटोनियल प्रोसेस ये ना फीटस में प्रेजेंट होती है और ये टेम्परेरी होती है फीटस में प्रेजेंट। और अगर ये बर्थ के बाद क्लोज होनी होती है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि ये बर्थ के बाद ना क्लोज होगी, ये जो फीटस की पेरिटोनियल प्रोसेस है ये बर्थ के बाद क्लोज होनी होती है। अगर ये क्लोज ना हो पाए तो डायफ्राम वीक रह जाता है, मेम्ब्रेनस रह जाता है, तो भी ये जो स्टोमक है फिर आपका ये इस तरीके से कुछ यहाँ इस तरीके से मूव करेगा आपकी थोरेसिक कैविटी में। ये जो इसका स्टोमक का जो कार्डियक एंड होता है ना, स्टोमक के कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक फंडस जो स्टोमक के पार्ट होते हैं, तो ये एंटर कर जाएगा थोरेसिक पार्ट में, जिसकी वजह से बच्चे को जो है हर्निया हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक कैन रोल अपवर्ड ऑल्सो नोन एज रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया। इसे एक और नाम से जानते हैं, रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, कई बार कंजेनाइटल हाइटल हर्निया ना देकर के ये दे देता है कि रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया कौन सा होता है, या पेरिटोनियल प्रोसेस जब क्लोज नहीं होती है तो कौन सा हर्निया कॉज होने के चांसेस हैं। तो आपको याद रखना होगा कंजेनाइटल हाइटल हर्निया और रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया, इसका ये दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेयर टाइप ऑफ हर्निया वेयर नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ कार्डियो-इसोफेजियल जंक्शन अंडरस्टैंड। और ये बहुत रेयर होता है, आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं इसके होने के। लेकिन जब ये होता है तो ये जो नॉर्मल कार्डियो-इसोफेजियल जंक्शन होता है, जैसे कि ये नॉर्मली कार्डियक पार्ट ये है और इसोफेगस पार्ट ये है, इसका ये जंक्शन है, ये जो नॉर्मल रिलेशनशिप तो इसका ये है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब कर देता है तो इसका रिलेशनशिप जो डिस्टर्ब हो जाता है, इट मीन इसका जो जंक्शन है यहाँ पे होना चाहिए था वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और आपका कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक, कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक कहीं वो मूव कर जाता है थोरेसिक कैविटी में, इसकी वजह से हर्निया होता है। तो एक्वायर्ड हर्निया आपने देखा था कि ड्यू टू वीकनेस ऑफ डायफ्राम से होता है। और इसमें एक ना आपको बता देता हूँ, यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है तो ये जो फेजियल मेम्ब्रेन, इसकी भी यहाँ पे ना वीकनेस हो जाती है, अभी आप देखोगे। और जैसे ये आपका इसोफेजियस, ठीक है, अब ये आपका डायफ्राम है, इसके नीचे आपका आ गया स्टोमक, ठीक है। तो ये जो यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है ना, इसे हम कहते हैं फ्रेनिको-इसोफेजियल मेम्ब्रेन। अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ से वीक हो जाती है, यहाँ से ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ये वीक हो जाती है, तो जो स्टोमक आपका है, ये जो स्टोमक आपका है ये मूव करने लगेगा थोरेसिक कैविटी की तरफ। और जहाँ जहाँ वीकनेस होती है वहीं वहीं हर्निया होने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ ये वीकनेस हो गई थोरेसिक कैविटी में आपका स्टोमक मूव कर जाएगा, स्टोमक मूव कर जाएगा, तो यहाँ भी हर्निया होने के चांसेस होते हैं जब ये वाली मेम्ब्रेन वीक हो जाती है। दिस वीकनेस इज़ ऑफन कॉज्ड बाय ओबेसिटी और ऑपरेशन इन दिस एरिया। कई बार ऑपरेशन होता है, सर्जरीज होती हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाती हैं, उस टाइम में ये हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। और पर्सन काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, ओबीस उसका लाइफस्टाइल होता है, वो भी एक कॉज होता है इस हर्निया का। ठीक है, कार्डियक नेक्स्ट पॉइंट है, कार्डियक एंड कैन स्लाइड अप थ्रू हाइटस। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि कार्डियक जो एंड है ये भी मूव करता है, यानी कि स्लाइड करता है। यहाँ हमने पढ़ा था रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया है ये। और यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा कि जब स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया टर्म यूज किया जाएगा, स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया, तो ये एक्वायर्ड
डायफ्रामेटिक हर्निया, एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मूवमेंट होती है वो स्लाइडिंग होती है और यहाँ जो मूवमेंट हो रही थी वो रोलिंग हो रही थी। तो कंजेनाइटल हाइटल हर्निया को आप रोलिंग टाइप ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया से याद रखेंगे, एक्वायर्ड हाइटल हर्निया को आप याद रखेंगे स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया से, क्योंकि इसका कार्डियक एंड स्लाइड होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो कोने वाला पार्ट होता है, कॉर्नर वाला पार्ट स्टोमक का, उसे कार्डियक कहते हैं, आपने पढ़ाई होगा कार्डियक फंडस पार्ट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज वाल्वुलर मैकेनिज्म एट कार्डियोइसोफेजियल जंक्शन इज डिस्टर्ब कॉजिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू ईसोफेगस। ये वही अगेन बात है कि जब आपको हर्निया हो जाएगा तो आपका जो गैस्ट्रिक वाला पार्ट और जो यहाँ पे जो भी आपका जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट है, आपने जो भी खाना खाया, आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो मूव कर जाएगा ईसोफेगस की तरफ, क्योंकि स्टोमक का थोड़ा पार्ट मूव कर चुका है, क्योंकि वो भी स्टोमक का पार्ट है, तो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट मूव होने के चांसेस है। बस यही इसमें बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। देखो कॉजेस तो हमने उसमें डिस्कस कर ही लेते, कंजेनाइटल है तो एट बर्थ होगा, ये तो पता ही है, और एक्वायर्ड है तो ड्यू टू वीकनेस होगा, ड्यू टू ब्लड इंजरी होगा, ट्रॉमा, ये आपने डिस्कस कर ही लिया। तो कॉजेस तो इसके खास ज़्यादा है नहीं है, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि बच्चे डायग्राम से यहाँ समझेंगे थोड़ा सा कि जो बेबी है और ये उसके लंग्स है और ये उसका स्टोमक है। जब ये मूव करेगा यहाँ पे तो जो लंग्स का साइज होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और लंग्स का साइज जब श्रिंक कर जाएगा बेबी का ड्यू टू स्टोमक जो हर्निएटेड होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जब ये जो लंग्स है ये श्रिंक होगा आपका हर्निया में, तो उस वक्त आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा कि और सांस लेने में बच्चे को तकलीफ़ होगी, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा, बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रैकीपेनिया भी देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन का मतलब अगेन कि वो लंग्स की जो श्रिंकेज होगी उसे रिट्रैक्शन यहाँ पे टर्म यूज़ कर लिया गया है, तो रिट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। स्कैपर्ड एब्डोमेन का मतलब होता है कि डायग्राम से आप सारा कुछ समझ में आएगा। जनरली जो आपका एब्डोमेन होता है वो कुछ इस शेप का होता है, लेकिन बच्चा जिसमें कंजेनाइटल हर्निया है उसका जो स्टोमक है कुछ इस शेप का दिखेगा, और इस शेप को जो ये शेप है स्टोमक की जो ये शेप है, इसी शेप को हम बोलते हैं स्कैपॉइड स्टोमक शेप, क्योंकि यहाँ लिखा है स्कैपॉइड एब्डोमेन, इस शेप को बोलते हैं। नेज़ल फ्लोरिंग, उसकी जो नोज़ है वो फूलने लगेगी क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा। आपको बावल साउंड गर्गलिंग सुनाई देंगी। उसका जो रेस्पिरेटरी साउंड है वो सुनने में जो डिक्रीज़ हो जाएगा, साउंड उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जा नहीं रही होगी ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ लंग्स साइज। हार्ट साउंड विल बी हियर्ड ऑन द राइट साइड, हाँ, क्योंकि जो आपका स्टोमक है, आपने भी डायग्राम में देखा था कि जब ये स्टोमक आपका मूव करके आया है राइट साइड की तरफ, तो जो राइट साइड में आपका जो हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे जो आपका हार्ट प्रेजेंट है वो अपनी लोकेशन से हट जाएगा। तो जब लोकेशन से हटेगा तो वो राइट साइड में मूव कर जाएगा, जैसे हम डेक्स्ट्रोकार्डिया भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको जब हार्ट राइट साइड में होगा तो हार्ट साउंड विल बी हार्ड ऑन दी राइट साइड, से डेक्स्ट्रोकार्डिया भी बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया भी इसका एक मेजर साइन होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और जो आपका पल्मोनरी रीजन है वहाँ हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी इसका साइन ऑफ सिम्टम्स है। और जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा तो उसमें और लिख दिया जाएगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी इज सीन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज सीन इन बेबी, देन कंडीशन व्हाट कंडीशन विल बी, तो आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो हो सकता है ऑप्शंस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसा टर्म भी आपको देखने को मिले जब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। तो जो इसका डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होता है, आप
इसे कैसे डायग्नोस कर पाओगे? आपने सिम्टम्स तो देखे, जब आप एक पीवी में सिम्टम देखोगे तो डिसीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो एक्सरे, जो कि बहुत कॉमन है, ये तो आप करेंगे। और सिटी स्कैन सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाती है इसके लिए। जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, पॉलीहाइड्रोमिनोस यहाँ देखने को मिलता है। पॉलीहाइड्रोमिनोस का मतलब होता है कि जो इंक्रीज हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि वॉम में होता है, इंक्रीज हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से हमें मेजरली जो देखने को मिलता है वो यहाँ देखने को मिलता है बॉक्डेलिक हर्निया। और ये बॉक्डेलिक हर्निया क्या था? बॉक्डेलिक हर्निया था आपका ये वाला पोस्टीरियर लैटरल हर्निया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉक्डेलिक हर्निया ही से बोल दिया जाता है इसकी जगह। ये जिसका दूसरा नाम है जो कि याद रखना है, तो इसमें यही मेजर चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी। नेक्स्ट है सर्जिकल एवेल्यूएशन। तो सर्जिकल एवेल्यूएशन में ब्रिंग बैक टू कंटेंट एंड रिपेयर डिफेक्ट। जो कंटेंट बाहर जो दूसरी कैविटी में आ जाता है वो वापस उसी कैविटी में हम वापस लाते हैं और उस रिपेयर को डिफेक्ट करते हैं, जिसे नॉर्मली CDH रिपेयर सर्जरी भी कहा जाता है। CDH का मतलब है कि कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया। नेक्स्ट सर्जरी हम इसमें करते हैं पैच रिपेयर या जिसे हम मैश रिपेयर कहते हैं। मैश मतलब एक ये ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लगा देते हैं, जिसे हम मैश बोलते हैं, जिसे हम लगा देते हैं कोई भी ऑर्गन। जैसे डायग्राम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये डायाफ्राम है, अगर यहाँ से एक हॉलो कैविटी बन गई है और यहाँ से कोई भी जो विसरल है पेरिटोनियल कैविटी का वो बाहर जा रहा है, तो उसे वापस यहाँ पहले तो बैक लाते हैं, फिर यहाँ पे ये जालीनुमा स्ट्रक्चर लगाते हैं जिसे हम मैश बोलते हैं, ये लगाते हैं ताकि ये वापस ना जा पाए। इसे ही हम बोलते हैं पैच रिपेयर या मैश रिपेयर सर्जरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है नर्सिंग केयर क्या देंगे आप? अवॉइड बैग मास्क को यूज़ नहीं करना है बच्चे को, क्योंकि वो वैसे भी सांस नहीं ले पा रहा। और मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग, उसकी एयरवे ब्रीदिंग को मेंटेन करना है क्योंकि लंग्स का साइज श्रिंकेज हो चुका है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चों को देखा जाएगा। सेमी फाउलर पोजीशन यानी 30 डिग्री जो है हेड, उसका हमें एलिवेट रखना है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप कभी भी बच्चों को बैग मास्क नहीं लगाएंगे ऐसे में अगर उसे हर्निया है तो। सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, हेड को उसके एलिवेट रखना है। ओजी ट्यूब और को गैस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करेंगे। NPO नेल पर ओरल रखेंगे और जब तक सर्जरी ना हो जाए। मॉनिटर वाइटल्स चेक करते रहेंगे क्योंकि उसके नेल पर ओलर है तो बच्चे में फ्लूइड मेंटेन भी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ हाइपोथर्मिया देखने को आपको मिलता है, तो आपको हाइपरथर्मिया नहीं हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। तो हाइपोथर्मिया को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हाइपोथर्मिया मीन्स लोअर बॉडी टेम्परेचर। और फैमिलीज़ को इमोशनल सपोर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे ने अभी बर्थ किया है और ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो इमोशनल सपोर्ट आपको फैमिली को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जब बच्चे की सर्जरी हो जाती है तो आपको क्या क्या केयर बच्चे को देनी है? मॉनिटर ABG मतलब एयरवे ब्रीदिंग का आपको मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस वही आपको SpO2 देखना है, आपको हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीज़ चेक करनी है, पल्स चेक करनी है। SS ब्रीथ साउंड आप चेक करेंगे कि ब्रीथ साउंड कैसा आ रहा है आपका सर्जरी के बाद। जो घाव है, जो वुंड है, जो इंजर्ड एरिया है आफ्टर सर्जरी, उस एरिया की केयर करनी है। कोई सेप्सिस ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बार बार उसे मॉनिटर करना है और उसकी ड्रेसिंग करनी है। पेन मैनेजमेंट, सर्जरी होने के बाद पेन काफ़ी होता है और एक मामूली चीज़ है जो हर सर्जरी के बाद देखी जाती है, तो उसका मैनेजमेंट करना है। ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन सर्जरी होने के बाद सर्जरी का सक्सेस रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितने कम है। हर्निया की सर्जरी जब करी जाती है तो इसमें ध्यान रखना है कि रीअक्योरेंस ऑफ हर्निया वापस तो नहीं हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन अभी थोड़ा से कैविटी में देखने को मिल रही थी,
क्या वो हाइपरटेंशन अभी कम है जो लंग्स में हम देख पा रहे थे, जैसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल रहे थे। सर्जिकल एरिया पे कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इन 3 बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो बच्चा सेप्टिक शॉक में जा सकता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है RX। RX मीन्स ये टर्म फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं कि बच्चे को पेन है तो हम वहाँ एनसेड्स प्रेस्क्राइब करी जाती हैं, तो देम एडमिनिस्टर करेंगे बच्चे को एनसेड्स, एनाल्जेसिक, पेन के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सर्जरी हुई है तो पेन नॉर्मल सी बात है। एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे क्योंकि वहाँ वुंड एरिया है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स तो प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। शुरुआती तौर पे जो नॉर्मली ही और एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, बाद में हम उसे डायग्नोस करते हैं और लैब डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, क्योंकि उस टाइम हमें परफेक्ट कॉज पता चलता है बैक्टीरिया कल्चर करा के। लेकिन इनिशियली हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम का ही यूज करते हैं, ये बात है आपको ध्यान रखनी है। और तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू।